अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो सीरीज़ जा रही थी वो सप्लाई की जा रही थी। हमने सप्लाई में सप्लाई के डेफिनेशन, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो सप्लाई की अगर थोड़ी सी डेफिनेशन यहीं पर ही पढ़ना चाहें तो सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच सेलर आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि वही तीन कंडीशन, विलिंगनेस, एबिलिटी और क्या कहते हैं, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड होनी चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ सेलर आएगा। डिमांड में सप्लाई आ रहा था, सॉरी वहाँ पे डिमांड था, यहाँ पे सप्लाई, वहाँ पे बायर था, यहाँ पे सेलर है। इसी तरीके से जैसे डिमांड में डिटर्मिनेंट्स है इसी तरह सप्लाई में भी डिटर्मिनेंट्स है। सप्लाई में जो डिटर्मिनेंट्स है उसको प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स। एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है और एक सेकेंडरी डिटर्मिनेंट होता है। प्राइमरी डिटर्मिनेंट यानी कि वही प्राइसिंग डिटर्मिनेंट, और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट यानी कि वही सेकेंडरी डिटर्मिनेंट यानी कि नॉन प्राइसिंग डिटर्मिनेंट। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसमें पढ़ा कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी सप्लाई ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें सप्लाई पढ़ते वक्त किसको अज्यूम करना है? हमें अज्यूम करना है किसके बारे में? हम एक सब बिजनेसमैन सपोज करेंगे, हम एज अ फर्म अपने आप को सपोज करेंगे, यानी कि कंपनी जो चीज़ें बेच रही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा महंगी बिकेगी, जितनी ज़्यादा महंगी बिकेगी उतनी ज़्यादा बेचेंगे। तो पहला डिटरमिनेंट क्या है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस जितनी ज़्यादा उतनी सप्लाई ज़्यादा, जितनी प्राइस कम उतनी सप्लाई कम। इसी तरह से हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ इनपुट, उसमें हमने पढ़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। सर दुनिया इकोनॉमिक्स कहती है दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो इसी चार चीज़ों से मिलके बनी है। अगर मैं बात करूँ ये ग्लासेस की, तो ये जो ग्लासेस हैं मेरा बेटा, सर ये ग्लासेस किसी इंसान ने बनाए होंगे? बिल्कुल, तो ये कैपिटल है। सर इस ग्लासेस का जो मटेरियल है वो अल्लाह पाक ने बनाया है? बिल्कुल, तो ये लैंड है। ठीक है। सर ये ग्लासेस किसी ना किसी मशीन में बने होंगे? सर वो भी किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, तो वो भी कैपिटल है। सर ये किसी ना किसी लेबर ने भी बनाया होगा, उसमें हाथ वाथ लगाया होगा, सर यानी कि लेबर भी है। सर इसका कोई दुकान पे बेच रहा होगा, वो भी लेबर है, चाहे वो दुकान का मालिक ही क्यों ना हो। सर यानी कि जो दुकान पे बेच रहा है या इसको बना रहा है, सर वो पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहा है, यानी कि वो बिजनेस है। बात समझ आ रही है आपको? तो कॉस्ट ऑफ इनपुट जितनी ज़्यादा होगी जितनी सप्लाई कम होगी, ज़्यादा होगी, जितनी सप्लाई कम होगी। जितनी कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगी जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक चीज़ 100 रुपये की बना रहा हूँ और 150 रुपये की बेच रहा हूँ, ठीक है, अगर वो चीज़ 200 रुपये की बनने लग जाए तो क्या अब मैं बेच पाऊँगा? सर नहीं बेच पाऊँगा। तो यही तो बता रहा हूँ, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट ज़्यादा हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को देते हैं, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते, और ये हमारे खर्चे पे लगते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ की कंजम्पशन को ज़्यादा करना चाहे या कम करना चाहे तो सर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से उससे करती है। सर अगर तंबाकू की मिसाल लूँ, अगर मैं सिगरेट की कंपनियों में गोल्ड लिफ्ट लूँ और मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड लिफ्ट बनेगी या नहीं बनेगी, तो गोल्ड लिफ्ट के लिए मुझे तंबाकू चाहिए होगी, मैं तंबाकू खरीदता हूँ, यानी कि खर्चा करता हूँ तंबाकू पर। तो तंबाकू में अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? तंबाकू आती है 100 रुपये की, लेकिन तंबाकू जो 100 रुपये की आती है, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया 400 रुपये का, 400 गुना ज़्यादा लगा दिया, तो क्या मैं खरीद पाऊँगा? तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने ज़्यादा होंगे उतनी सप्लाई कम होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने कम होंगे उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी। इसी तरह सब्सिडीज़ का मतलब है गवर्नमेंट अपने पास से पेमेंट कर दे। मिसाल के तौर पे शुगर बन रही है 100 रुपये की, शुगर कंपनीज कह रही हैं कि हम इसको 120 रुपये की बेचेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 40 रुपये की बेचो। तो शुगर कंपनीज कह रही हैं, बोला आपका दिमाग ख़राब है, हम अपना प्रॉफिट भी नहीं रखें बल्कि कॉस्ट भी ना निकालें। उसने बोला आप टेंशन नहीं लें, आपको 120 रुपये की बेचने हैं आपको, लेकिन पब्लिक को कितनी देनी है? आपको 40 रुपये की। 80 रुपये का हम क्या दे रहे हैं? आपको सब्सिडीज़ दे रहे हैं। तो सब्सिडीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी, जितनी सब्सिडीज़ कम होगी उतनी सप्लाई कम होगी। जितनी अच्छी एडवांसमेंट होगी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी अच्छी सप्लाई होगी। जितनी अच्छे अवेलेबिलिटी होगी, क्वालिटी होगी, मोबिलिटी होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जितनी अच्छी सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर होंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर फ्यूचर में कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली है, फ्यूचर में कोई चीज़ महंगी होने वाली है, सर आज ही उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। आज उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही डिटेल में जाके पढ़े थे, कहाँ पर, सब कल लास्ट लेक्चर में। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, आज का लेक्चर। तो वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। लॉ ऑफ सप्लाई, तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था हमने, आज हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, वैसा ही होता है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ग्राफिक फॉर्म। इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ है ना वो 3 तरह से रिप्रेजेंट होता है, या तो डिस्क्रिप्शन फॉर्म यानी कि बाय वर्ड्स, और ज़बान कोई सी भी हो सकती है, लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, टेबुलर फॉर्म यानी कि बाय नंबर्स, और ग्राफिक फॉर्म यानी कि बाय डायग्राम। तो अगर हम इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ सप्लाई देखें तो डिस्क्रिप्शन फॉर्म, इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, बोला अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस। बात समझ आ रही है आपको, डिक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड। सर ये तो हमने पढ़ा लग रहा है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। सर ये क्या है, सर ये वही है प्राइमरी डिटर्मिनेंट। सर ये तो बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे डिमांड में था। हाँ बिल्कुल वैसा ही है सर, प्राइमरी डिटर्मिनेंट किसका, सप्लाई का। यही तो पढ़ा है हमने, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। पढ़ा या नहीं पढ़ा, यही पढ़ा है ना, प्राइमरी डिटर्मिनेंट किसका, सप्लाई का। और उधर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, अगर दोनों को साथ लेके चल लो ताकि आपको कनेक्ट हो पाए। उधर भी हमने यही पढ़ा था कि प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, वो डिटर्मिनेंट था। और लॉ ऑफ सप्लाई भी तो यही कहता था। सर यहाँ पे क्या लफ्ज़ लिखा हुआ आ रहा है रेड में, सैनिटर परहैप्स, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सैनिटर परहैप्स। सैनिटर परहैप्स का मतलब क्या, ऑल अदर सेकेंडरी फैक्टर, यानी कि जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े लास्ट क्लास में वो सारे के सारे प्राइमरी डिटर्मिनेंट के अलावा सारे के सारे क्या है, assume to be constant, unchanged, equal, remain same। सही है, ठीक है, बिल्कुल यही बात है। सर लॉ ऑफ सप्लाई को आप टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, अब आपको समझ आ रहा होगा। इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, बोला जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी इट्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस, इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, जैसे 5 से 4 3 2 1 हो रहा है, तो इट्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीजेस। समझ आ रही है बात, ऑल्सो डिक्रीजेस। सर अगर इसकी टेबुलर फॉर्म देखें तो सर यहाँ पर आ गया प्राइस। सर प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर यहाँ पर आ गया क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल। सर इसको कहते हैं लेबलिंग, जो प्राइस और क्वांटिटी लिखा है इसको कहते हैं लेबलिंग। सर ये जो नंबरिंग हो रही है इसको कहते हैं नंबरिंग। सर जब 1 रुपये प्राइस तो कितने बेचने वाले थे, 1। सर 2 रुपये प्राइस थी तो 2 बेचने वाले। सर 3 रुपये प्राइस थी तो 3 बेचने वाले। 4 रुपये प्राइस है तो 4 बेचने वाले। 5 रुपये प्राइस है तो 5 बेचने वाले। सर इसका कर्व कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। सर यानी कि जो स्लोप के लिए आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो बिल्कुल वैसे बन रहा है। सर इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप या अपवर्ड स्लोप। वो डाउनवर्ड स्लोप पढ़ा था हमने डिमांड में, देख रहे हो आप कितना कनेक्ट है। सर ये क्या है, अपवर्ड या पॉजिटिव, ठीक है। सर अगर इन पॉइंट को मैं कनेक्ट कर दूँ तो कौन सा कर्व बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। सर डिमांड वाला कहाँ से आ रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा था वो, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा था। ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिमांड कर्व, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो सप्लाई कर्व। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, वो क्या था, ऐसे आ रहा था, वो क्या था, ऐसे आ रहा था। सर ये क्या है, एस कर्व। सर अगर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहें तो सर क्या लिखा हुआ है, एट वाई एक्सिस हमने वाई एक्सिस में क्या शो कर रहे हैं, प्राइस को, एंड एट एक्स एक्सिस वी शो क्वांटिटी सप्लाइड। आपको समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, सही है। द लाइन एस, ये जो लाइन है ये वाली, इसका लिखा है एस। द लाइन एस इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। Supply curve is a graph that shows how much quantity of a goods is supplied by producer at different price level। बोला कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल करने के लिए तैयार है, बनाने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है डिफरेंट प्राइस लेवल पे, ये बता रहा है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व हैज अपवर्ड स्लोप शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। सर वो डिमांड में क्या था, इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन। सर यहाँ पर है पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो सप्लाई ऊपर आ रही है, जब प्राइस नीचे आ रही है तो सप्लाई नीचे आ रही है। सर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है, ना कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। सर जब एक ही डायरेक्शन में दो चीज़ें मूव करें तो सर जब बनता है पॉजिटिव स्लोप। कौन सा स्लोप, पॉजिटिव स्लोप या अपवर्ड स्लोप।
उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। सर आगे बढ़ते हैं। सर अजम्पशंस क्या है? वही है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स एंड अवेलेबिलिटी। यार यानी कि यार इसमें तो पढ़ना भी बेकार है सर। जितने भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे ना आपने, उसके आगे आपने सिर्फ क्या लिखना है? रिमेन, सेम, अनचेंज, कांस्टेंट, ये लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। तो अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल वही है, क्योंकि सेट है परहैप्स का मतलब क्या है कि सिर्फ हम इफेक्ट देख रहे हैं किसका? प्राइस का सप्लाई पे, प्राइस का सप्लाई पे, प्राइस का सप्लाई पे, सिर्फ ये देखना है। हम ये नहीं देख रहे ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई में क्या फर्क आ रहा है, हम देख रहे हैं कि प्राइस की वजह से ऊपर नीचे की वजह से सप्लाई में क्या फर्क आ रहा है। उसको जब भी देख पाएंगे जब बाकी चीज़ों को क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कांस्टेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिकली लॉ ऑफ डिमांड कहीं काम और लॉ ऑफ सप्लाई कहीं काम आता है, बिल्कुल काम आता है। डिटरमिनेंट्स, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम। सर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ, जैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड में आपको पढ़ाया था, ये आपको प्राइस निकालने का काम आता है। किसके निकालने का काम आता है? प्राइस निकालने का काम आता है। सर इससे प्राइस कैसे निकलती है हम डिटेल में जाके आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सर इसके अलावा ये किस काम आता है? एंटिटी नीड्स टू कीप ऑन आई, सॉरी, एंटिटीज needs to keep an eye on the demand and supply relationship in the order to find out as to which product to focus on। अच्छा ये बात है आपको प्रैक्टिकली अभी समझ नहीं आएंगी, ठीक है। वो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड इस काम आता है कि एंटिटी सोच पाती है कि किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। सर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया रिवर्स प्राइस का। सर रिवर्स प्राइस क्या होती है? रिवर्स प्राइस इज द मिनिमम प्राइस ऑफ अ फर्म। रिवर्स प्राइस इज द मिनिमम प्राइस ऑफ अ फर्म इज विलिंग टू रिसीव फॉर इट गुड्स। इट्स इंडिकेट द प्राइस बिलो which it is not profitable for firm to supply to the market। अच्छा ये बात आपको रीड करना तो आ गई होगी, अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सर रिवर्स प्राइस क्या है? रिवर्स प्राइस वो मिनिमम प्राइस है। रिवर्स प्राइस वो मिनिमम प्राइस है जो एक सेलर एक्सेप्ट करता है। और सर इस प्राइस में इसको प्रॉफिट नहीं होता, इस प्राइस में इसको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। सर ये ब्रेक इवन प्राइस होती है। सर मिसाल के तौर पर अगर ये सिरिंज है, ये मैं 100 रुपये की बना रहा हूँ, सही है, तो मैं इसको मिनिमम कितने रुपये का बेचूँगा बताएं आप? 80 रुपये का। सर क्या कह रहा है 100 रुपये का बना रहा है, 80 रुपये का कैसे बेचेंगे? 80 रुपये का नहीं बेचेंगे, 90 का? सर नहीं, 100 रुपये से नहीं बेच सकते, सही है। सर 110 रुपये का। सर मिनिमम प्राइस, सर ये भी समझ नहीं आ रहा, मिनिमम तो नहीं है। सर कितने का बेचूंगा? सर 100 रुपये का बेचूंगा, सबसे मिनिमम 100 रुपये का बेचूंगा। सर 100 रुपये का बनाया तो कम से कम 100 रुपये तो बाहर आ जाए ना। 101 का बेचूंगा ना 99 का बेचूंगा, क्योंकि एक जगह वहाँ पे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और एक जगह यहाँ पर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। अच्छा अब ये 100 रुपये का जो बनाया है मैंने, ये किसी ना किसी चीज़ पर इफेक्ट करता होगा। तो इस रिवर्स प्राइस के कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं रिवर्स प्राइस को। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये 100 की जगह 150 रुपये हो जाए, 100 की जगह 150 रुपये का बनने लग जाए, तो सर अब मैं कितना एक्सेप्ट करूँगा? 150 रुपये करूँगा। तो बात समझ आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, यानी कॉस्ट ऑफ इनपुट के इंक्रीज की वजह से मेरी रिवर्स प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इसी तरह अगर ये 100 की जगह 50 का बनने लग जाए तो मैं डिक्रीज कर दूँ अपनी रिवर्स प्राइस, बोलूँगा कम से कम इसमें कितना बिक जाए? 50 रुपये का बिक जाए। इसी तरह डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द बायर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ फर्म। अच्छा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की देखते हैं भाई। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब ये कि अगर मैं पेप्सी पीना चाह रहा हूँ, क्या पेप्सी पीना चाह रहा हूँ, और पेप्सी बनती है 80 रुपये की, 100 रुपये की बनती है। पेप्सी कितनी की बनती है? मिनिमम 100 रुपये की बनती है। तो पेप्सी की रिवर्स प्राइस क्या होगी? 100 रुपये होगी। मैं कोक कंपनी हूँ, मैं बना रहा हूँ 120 रुपये की, मैं बना रहा हूँ 120 रुपये की। 100 रुपये की पेप्सी बेच सकता है। पेप्सी अगर मेरे साथ कंपटीशन करने पे आया तो वो 100 रुपये की बेच सकता है, और 100 रुपये की बेचेगा तो ना उसको फ़ायदा होगा ना उसको नुकसान होगा। लेकिन मैं कितने की बना रहा हूँ? 120 रुपये की बना रहा हूँ। सर ये सब्स्टिट्यूट वाला सीन है। ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट वाला सीन है। अगर आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आप अपनी प्राइस, रिवर्स प्राइस को कम से कम रखते हो, कम से
कम रखते हो। बात समझ आ रही है? यहाँ पे आपने 120 रखी हुई थी, आप अब इस कंपटीशन में नेगेटिव में आ जाओगे रिवर्स प्राइस में, समझ आ रही है? तो आपको लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से डिस्पोजल ऑफ इनकम, सर आप एक बर्गर गुलशन में खा लें और एक बर्गर पुराना लियारी में जाके खा लें, सर बर्गर सेम होगा, कंडीशन ये कि अंडे वाला बर्गर हो, सेम हो, मतलब आपको लग रहा हो दिखने में कि सेम है, सर कहाँ आपको महंगा मिलेगा? गुलशन में महंगा मिलेगा। सर अगर वही बर्गर आप क्लिफ्टन में खा लें, वही बर्गर आप डिफेंस में खा लें, वही बर्गर आप क्या किस में खा लें, सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ टेस्ट सेम है, तो सर कहाँ मिलेगा महंगा? सर जितना अच्छा एरिया हो जाएगा उतना ही अच्छी उसकी क्या कहते हैं रिवर्स प्राइस, यानी कि मिनिमम प्राइस क्या होती जाएगी। यानी कि भाई एक बर्गर बनाने वाला है, वही बर्गर का ठेला वो लगाता है लियारी में और वही बर्गर का ठेला लगाता है वो गुलशन में, वही बर्गर लियारी में बेचता है वो कम से कम 80 रुपये का अंडे वाला, सर वही बर्गर गुलशन में बेचता है वो 150 रुपये का। सर रीज़न क्या है? डिस्पोजल ऑफ इनकम। क्या रीज़न है? डिस्पोजल ऑफ इनकम। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अच्छा सर सप्लाई और स्टॉक में क्या फ़र्क है? सप्लाई और स्टॉक में क्या फ़र्क है? सप्लाई इज द क्वांटिटी, सप्लाई क्या है? क्वांटिटी किसकी? विच फर्म आर विलिंग, जो फर्म आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। बोला सप्लाई क्या है? वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो फर्म चाहती है और काबिल है इसके कि वो बेच सके मार्केट में डिफरेंट प्राइस लेवल पे। और स्टॉक क्या है? स्टॉक इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द फर्म, जो गुड्स अवेलेबल हैं, जो गुड्स बन चुकी हैं उसको क्या कहेंगे? स्टॉक। फर्म में नॉट सप्लाई, फर्म जरूरी नहीं है पूरा का पूरा सप्लाई हो गया, फर्म में नॉट सप्लाई ऑल ऑफ इट्स स्टॉक टू मार्केट, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा स्टॉक आपने सप्लाई कर दिया हो। सर सप्लाई क्या है? सप्लाई है जो फर्म बोलती है मैं बना लूंगी, मैं बना लूंगी 1000 यूनिट 2000 यूनिट, लेकिन मेरे पास पड़ेगा सिर्फ 500 यूनिट बने हुए, वो है स्टॉक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल। क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज हेल्ड इन इन्वेंट्री और अवेलेबल फॉर सेल। समझ आ रही है? जब स्टॉक पड़ा हुआ होगा तो अवेलेबल फॉर सेल होगा या यूज होगा। टाइम फ्रेम रिलेट्स टू अ फ्लो ओवर टाइम, यानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस पर मंथ। रिलेट्स टू अ स्नैपचैट एट अ पॉइंट इन टाइम। स्टॉक काउंट पता हो कब होता है? स्टॉक काउंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, सही है। और सप्लाई होती है मंथ की, ईयर की, 10 साल की, 5 साल की, ऐसे निकाल लेते हैं। स्नैपचैट का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपने एक पिक्चर ले ली और उसमें कहा कि मेरा स्टॉक इतना है। यानी कि अगर आप ऑडिट जब करने जब जाएंगे इन फ्यूचर तो आप क्या देखेंगे कि 31 मई या 30 जून को क्या होता है? स्टॉक काउंट होता है। तो 30 जून के लिए 30 जून पे क्या होता है? सारा माल रोक दिया जाता है, ना इन होता है ना आउट होता है, उस दिन स्टॉक काउंट हो जाता है। सर उस दिन जो स्टॉक काउंट होगा क्या वो अगले दिन वही स्टॉक होगा? नहीं सर, अगले दिन तो और माल आ जाएगा या और माल चला जाएगा। तो वो जो स्नैपचैट वो जो उस पर्टिकुलर टाइम का वो होगा। ठीक है, इसी तरह अवेलेबिलिटी क्या है? इंक्लूड्स गुड्स और सर्विसेज डेट कैन बी प्रोड्यूस और इम्पोर्टेड। कैन बी कर सकते हैं प्रोड्यूस और इम्पोर्टेड, सर बनाई नहीं है लेकिन ओनली गुड्स और सर्विसेज ऑलरेडी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो चुकी हैं और हैड इन इन्वेंट्री। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। सर रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड सप्लाई। तो रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड सप्लाई क्या? टाइम इज द सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग सप्लाई। इन इफ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई कॉज शॉर्ट रन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एग्जाम्पल डिमांड फॉर अम्ब्रेला इन एक्सपेक्ट। अच्छा मेरा बात, अच्छा ये बात सुन लिया आप मेरी। देखिए भाई, आप देखिए, आप छतरी बनाने वाली कंपनी है, एक अम्ब्रेला बनाने वाली कंपनी है। हाँ, आपको खबरों में बताया जाता है भाई बारिशों का सीज़न आ रहा है, कराची में बहुत, पाकिस्तान में बहुत बारिश होगी। अच्छा कितने महीने के लिए बारिशें रहेंगी? 3 महीने के लिए बारिशें रहेंगी। तो आप क्या करेंगे? आप अपने वर्कर्स को बोलोगे यार सीज़न आ रहा है छतरियों का, आप ऐसा करो ओवर टाइम लगाओ, खुद भी कमाओ हमें भी कमा लेना। लगा लेंगे वर्कर? बिल्कुल लगा लेंगे। एक अनाउंसमेंट ये। दूसरी अनाउंसमेंट क्या है? पाकिस्तान में अब 11 से 11.5 महीने हमेशा बारिशें रहेंगी, वो भी तेज़ आंधी वाली।
सर क्या आप वर्कर 11 महीने काम करेंगे ओवर टाइम है, रात के 3-3 4-4 बजे जाएंगे? नहीं सर, रात के 11 महीने, 1-2 महीने ओवर टाइम लगा सकते हैं, 3 महीने लगा सकते हैं, 1 महीने छोड़ के 1 महीना लगा सकते हैं। बेगम घर में बच्चे भी होंगे, बेगम भी होंगी, माँ बाप भी होंगे, उनको भी देखना है। बात समझ आ रही है? तो सर यानी कि अगर शॉर्ट रन में आपको सप्लाई इंक्रीज़ करनी है अपनी, शॉर्ट रन में अगर आपको अपनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है तो आप ओवर टाइम से कर सकते हो, सही है। अगर आपको लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन का मतलब आपका मौसम ही ऐसा हो गया कि आपको हर जगह हर 11 महीने 12 महीने बारिशें रहेंगी, लॉन्ग रन में आपको अपनी सप्लाई इंक्रीज करनी है छतरियों की, तो मेरा बेटा आपको अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, आपको और मशीनें मंगवानी पड़ेंगी, आपको और लेबर हायर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? सोचने की बात है ये। सर डिमांड और डिज़ायर में क्या फ़र्क होता है? सर डिमांड और डिज़ायर में क्या फ़र्क होता है? सर डिमांड और डिज़ायर में बताओ क्या फ़र्क होता है? सिर्फ एबिलिटी का फ़र्क होता है। एक लफ्ज़ में बात करो तो डिमांड क्या है? सर डिमांड मतलब एक बच्चा है, सही है, और एक बच्ची है। अब वो बच्ची है, क्या कहते हैं, एक के बच्चे के पास पैसे नहीं है, बच्चे के पास पैसे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में आइसक्रीम वाला आता है, बच्चे के पास पैसे हैं, बच्ची के पास पैसे नहीं है। दोनों की चाहत होती है आइसक्रीम खाना। एक कंडीशन पूरी हो गई, स्पेसिफाइड टाइम है, टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन एक के पास क्या है? पैसे हैं, और एक के पास पैसे नहीं है। सर जिसके पास पैसे नहीं है वो डिज़ायर है, जिसके पास पैसे हैं वो डिमांड है। सर एबिलिटी टू पे, मस्ट हैव परचेजिंग पावर एंड एबिलिटी टू पे, नो कंसिडरेशन ऑफ एबिलिटी टू पे। willingness to buy implies willingness to buy at a given price, may not be necessary need to purchase। ज़रूरी नहीं है कि उसको परचेज कर पाए क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे। समझ आ रही है? अफोर्डेबल, कंसिडर ओनली इफ अफोर्डेबल, इग्नोर। अच्छा डिज़ायर आप अफोर्ड करो या नहीं करो, आपके डिज़ायर होते हैं क्या? मुझे सिविक लेनी है, आप कमाते 10,000, आपको सिविक लेनी है, हाँ बोलने से क्या जा रहा है, ये भी डिज़ायर है। तो अफोर्डेबल डिमांड क्या होती है? जो अफोर्डेबल होती है। डिज़ायर अनअफोर्डेबल भी हो सकता है, इग्नोर कर देता हूँ अफोर्डेबिलिटी को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि सवाल आता है कि डिमांड एंड डिज़ायर में फ़र्क बता दो, सही है, डिमांड और सप्लाई में फ़र्क बता दो। इसी तरीके से क्या कहते हैं, टाइम रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड सप्लाई में बता दो, सप्लाई स्टॉक में फ़र्क बता दो। तो ये सारी चीज़ें मैंने, मेरा बेटा आपको बहुत ही डिटेल में आपको मैंने पढ़ा दी। सही, अगर आपको अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो मेरा बच्चा आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और क्या करेंगे आप उसके बाद, और मुझे बता देंगे कि सर ये समझ नहीं आया, तो उस पर एक और लेक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दोबारा बना दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।